हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। CSSE में अब नहीं भरा जाएगा मैया योजना का फॉर्म, महिलाओं में ऊहापोह की स्थिति। झारखंड में महिलाएं अब मैया सम्मान योजना का फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर CSSE में नहीं भर सकेंगी। झारखंड सरकार ने CSSE से समझौता रद्द कर दिया है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। विभाग की निदेशक समीरा S की ओर से 30 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद CSSE के माध्यम से आवेदन लेने और उनके डिजिटलीकरण का काम बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि CSSE की सेवाओं की अब कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म भरने के लिए महिलाएं परेशान हैं। CSSE से उन्हें लौट आया जा रहा है। नए लाभार्थियों के आवेदन करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे नए आवेदकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। गुरुवार को CSSE पहुंची महिलाओं से आवेदन नहीं लिया गया। इसके बाद महिलाएं ब्लॉक ऑफिस पहुंची और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ली, लेकिन प्रखंड व अंचल कार्यालय से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब नहीं होगी अनाज वितरण करने में कठिनाई, PDS दुकानों में लगाए जाएंगे 4G पॉश मशीन। इरफान अंसारी। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में 2G पॉश मशीन होने के कारण लाभुकों को उचित मात्रा में समय पर अनाज वितरण करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राज्य के लोगों को KYC कराने तथा उचित मात्रा में अनाज प्राप्त नहीं हो पा रहा है। राज्य के ग्रामीणों को उनका अनाज समय से नहीं मिल पा रहा है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग के द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य के सुदूर आदिवासी एवं पहाड़ियों के लोगों के बच्चों को प्रोटीनयुक्त दाल, चीनी, सोयाबीन आदि उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे राज्य के बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। इस कुपोषण को दूर करने के लिए एवं राज्य के कमजोर बच्चों को प्रोटीनयुक्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रोटीन युक्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने राज्य के लोगों के कठिनाइयों को देखते हुए अपने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 2G पॉश मशीन के जगह पर जल्द से जल्द 4G पॉश मशीन को लगाया जाए। इस संबंध में जल्द ही निविदा प्रकाशित की जाएंगी और लोगों को उचित मात्रा एवं समय पर प्रोटीनयुक्त अनाज तथा KYC कराने की सुविधा मिल सकेंगी। पलामू में घने कोहरे के कारण बस और ट्रक के बीच टक्कर, 3 की मौत, दर्जनों घायल। पलामू जिले में शुक्रवार सुबह घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर बकोरिया गांव के पास यात्री बस और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में अब तक 3 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। बस में सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए। घटना सुबह करीब 6:30 से 6:45 बजे के बीच हुई। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण दोनों वाहनों के ड्राइवर एक दूसरे को देख नहीं सके, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने बस और ट्रक में फंसे यात्रियों को बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सतबरवा थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को नवजीवन अस्पताल तुम्बागड़ा भेजा। ग्रामीणों के अनुसार घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के वक्त दृश्यता बहुत कम थी, जिससे वाहनों को एक दूसरे को देखने का मौका नहीं मिला। ग्रामीणों ने पुलिस और एम्बुलेंस आने से पहले खुद ही फंसे यात्रियों को निकालने का काम किया। इस हादसे में मरने वालों की संख्या फिलहाल 3 बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि अब भी नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। ठंड को देखते हुए देर रात रांची DC ने किया शहर का भ्रमण, जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। रांची DC मंजूनाथ भजंत्री
2 जनवरी को देर रात ठंड को देखते हुए रांची शहरी क्षेत्र का भ्रमण करने निकले। इस दौरान उन्होंने खादगड़ा बस स्टैंड स्थित आश्रय गृह का निरीक्षण करते हुए आश्रय गृह में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। बढ़ते ठंड को देखते हुए निगम के सभी आश्रय गृहों में बेड, कंबल, पेयजल इत्यादि की बेहतर इंतजाम के साथ तमाम व्यवस्था सुनिश्चित रखने का निर्देश दिया। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सड़कों पर रात में गुजर बसर कर रहे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन वृहद स्तर पर चलाते हुए नजदीक आश्रय गृह में शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया, ताकि ठंड में सड़कों पर रात में गुजर बसर कर रहे व्यक्तियों को कोई परेशानी न हो। साथ में उन्होंने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। इस दौरान अपर प्रशासक रांची नगर निगम संजय कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। संदिग्ध स्थिति में मिला महिला का शव, रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिली। बताया जा रहा है कि महिला का शव घर से कुछ दूरी पर ही पड़ा हुआ था। इसे देखकर आसपास के लोगों ने मृतका के परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतका के कपड़े फटे हुए थे। इस कारण पुलिस ने घटना में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। मृतका के बेटे ने बताया कि बुधवार को उसकी मां घर से निकली थी, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद सुबह उनका शव मिलने की जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के गुप्तांग में गहरे जख्म का निशान पाया गया। यह किसी धारदार हथियार से होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं महिला के शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने घटनास्थल से एक ब्लेड भी बरामद किया है। इसके बाद महिला के शरीर से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। केटरिंग में मजदूरी करती थी मृतका। बता दें कि मृतका की पहचान सुनीता देवी के रूप में की गई है, जो केटरिंग में मजदूरी करती थी। इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी मनोज पांडेय ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि महिला घटनास्थल पर कैसे पहुंची और उन्हें कौन लेकर गया। वहीं मामले के खुलासे के लिए पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है, ताकि यह पता चल सके कि महिला के साथ हत्या से पहले दुष्कर्म हुआ था या नहीं। धनबाद से रांची के रिम्स आ रही महिला ने एम्बुलेंस में दिया बच्चे को जन्म। 6 महीने की थी गर्भवती। झारखंड के धनबाद से राजधानी रांची स्थित रिम्स अस्पताल जा रही एक महिला ने गुरुवार को रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला की पहचान अन्नू देवी के रूप में की गई है, जो निरसा के गोपालगंज की रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि अन्नू न्यूरोलॉजिकल समस्या से जूझ रही थीं। उनके स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को SMMCH के डॉक्टरों ने उन्हें रिम्स रेफर कर दिया था। वह 6 महीने की गर्भवती थी। परिजनों के अनुसार महिला को रिम्स लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस से रवाना किया गया, लेकिन पुटकी के पास पहुंचते ही महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इसी बीच महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ बताया जा रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एम्बुलेंस चालक ने तुरंत महिला को पुटकी स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां नवजात की सफाई और देखभाल के बाद उसे वापस SNMMC लाकर भर्ती करवा दिया गया। बता दें कि 6 महीने में जन्म होने के कारण नवजात की स्थिति नाजुक है। इस कारण उसे अस्पताल के NICU नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। जैक द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं संकट में पड़ सकती हैं। अगर 18 जनवरी 2025 तक राज्य सरकार जैक के नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करती है, जो परिषद अध्यक्ष विहीन हो जाएगी, क्योंकि 18 जनवरी को जैक के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महातो का कार्यकाल 18 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। इसका सीधा असर मैट्रिक, इंटर और अन्य परीक्षाओं पर पड़ेगा, जो समय पर आयोजित नहीं हो सकेंगी। जानकारी हो कि जैक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। 18 जनवरी 2022 को डॉक्टर अनिल कुमार महातो को जैक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महातो का कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनका कार्यकाल तय है। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति कब होती है। वहीं स्कूली शिक्षा मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है और जल्द ही नए अध्यक्ष का नामांकन किया जाएगा। अगर जैक अध्यक्ष की नियुक्ति समय पर नहीं होती तो 8वीं, 9वीं, मैट्रिक, 11वीं और इंटर जैसी परीक्षाएं प्रभावित होंगी। इसके अलावा जैक का प्रशासनिक कामकाज भी बाधित होगा। पिछली बार भी जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद लंबे समय तक खाली रहा था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो के प्रयास से 18 जनवरी 2022 को यह पद भरे गए थे। नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ोतरी अटकी। झारखंड के शहरी क्षेत्र के स्कूलों में कार्यरत करीब 8,000 पारा शिक्षक को पिछले 2 वर्षों से मानदेय बढ़ोतरी का इंतजार है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 के मुताबिक हर साल शिक्षकों के मानदेय में 4% बढ़ोतरी का प्रावधान है, लेकिन नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण शिक्षकों का सेवा सत्यापन नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण स्कूलों में सेवा स्थायपन का काम पंचायत के मुखिया और प्रमुख करते हैं, जिससे वहां के शिक्षकों को समय पर बढ़ा हुआ मानदेय मिल रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में यह काम नगर निगम या नगर परिषद के प्रमुख के जरिए होता है। चूंकि राज्य में नगर निकाय चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, इसलिए शहरी क्षेत्र के शिक्षकों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। राज्य के कई जिला शिक्षा अधीक्षकों ने इस समस्या को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना से मार्गदर्शन मांगा है। शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मिलने के बाद शिक्षकों को पिछले 2 वर्षों की बढ़ोतरी के साथ एरियर भी दिया जाएगा। वहीं पारा शिक्षकों के परिवार को लेकर भी एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत शिक्षकों के आश्रितों को संविदा वाले पदों पर नौकरी देने की योजना है। झारखंड में सर्द हवा ने बढ़ाई ठिठुरन, 5 से फिर छाए रहेंगे बादल। देश के उत्तर पश्चिमी दिशा से झारखंड आ रही ठंडी हवाओं के कारण राज्य में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में और कमी आई है। अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। वहीं सबसे कम तापमान गुमला का 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं सबसे अधिक यानी उच्चतम तापमान सिमडेगा के बानों में 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट हुई है, जिस वजह से लोगों को ठिठुरन महसूस हो रहा है। मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार 4 जनवरी 2025 को मौसम शुष्क रहेगा। आज दिन भर ठंडी पछुआ हवाओं की वजह से कनकनी बढ़ेगी और लोगों को सर्द भरी ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 दिसंबर को सुबह में कोहरा और धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छा सकते हैं। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद आसमान में आंशिक बादल बनने के चलते तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान रांची के तापमान 9 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 6 जनवरी को भी बादल छाने के आसार हैं। 7 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। इसके बाद एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। 3 साल बाद जिंदा मिली मरी हुई महिला। अपहरण के बाद हत्या का केस था दर्ज। बिहार के पूर्णिया जिले के अमोर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल जिस महिला का अपहरण कर हत्या किए जाने का आरोप लगाकर केस किया गया था, उस महिला को जीवित अवस्था में अमोर पुलिस ने उसके मायके से बरामद किया है। अमोर थानाध्यक्ष अवधेश कुमार ने बताया कि मृत घोषित महिला को कांड के अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने गुप्त सूचना पर महिला के मायके में छापेमारी कर जिंदा बरामद किया है। बता दें कि मोहम्मद फारूक अंसारी के आवेदन के आधार पर अमोर थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसमें दामाद मोहम्मद मसीक साकिन सहित 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अभियुक्तों पर अपनी बेटी रुखसाना खातून का अपहरण कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया,
मृत घोषित महिला रुखसाना खातून के जीवित बरामद होने से इस मामले में नया मोड़ आ गया है। महिला को सकुशल जिंदा बरामद करने के बाद महिला पुलिस की उपस्थिति में उसकी मेडिकल जांच कराई गई है। बता दें कि आमौर थाना में साल 2022 में यह मामला दर्ज कराया गया था। कैमरून में फंसे राज्य के 47 मजदूर सुरक्षित लौटे घर। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी को सरकारी योजना से जोड़ने का दिया निर्देश। कैमरून में फंसे झारखंड के सभी 47 मजदूर अब सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने इन मजदूरों की मदद के लिए तेजी से कार्रवाई की। मजदूरों ने बताया था कि उन्हें सही वेतन नहीं मिल रहा था और कंपनी का व्यवहार भी ठीक नहीं था। इसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत कदम उठाया। बता दें कि 29 दिसंबर को 11 मजदूर झारखंड पहुंचे थे। गुरुवार को 27 और मजदूर लौटे। बाकी 8 मजदूर भी आज रांची पहुंचेंगे। गुरुवार को लौटे मजदूरों का श्रम विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया और उन्हें घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की। कैमरून में ये मजदूर ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड नामक कंपनी में अगस्त 2024 से काम कर रहे थे। वेतन न मिलने और खराब व्यवहार की शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंची थी। इसके बाद प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने मामले की जांच की और कंपनी से बात की। बकरी का कराना पड़ा पोस्टमार्टम, पड़ोसियों पर जहर देकर मारने का आरोप। दुमका शहर के दुधानी मोहल्ले में एक बकरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद बकरी के मालिक मोहम्मद अंसारी गुरुवार को सीधे नगर थाना पहुंचे और अपने पड़ोस के लोगों पर बकरी की हत्या करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही वह बकरी के शव का पोस्टमार्टम कराने की जिद पर अड़ गए। नगर थाना की पुलिस ने बकरी के शव को पशुपालन विभाग भेज दिया। यहां से रेफरल अस्पताल के कर्मियों ने जिला गव्य विभाग भेज दिया। जिला गव्य विभाग के आउटडोर में मृत बकरी का पोस्टमार्टम हुआ, जिसका रिपोर्ट 2 से 3 दिनों के अंदर मिल जाएगा। बकरी की मालकीन रीना खातून ने थाने में जो लिखित शिकायत दी है, उसके अनुसार उनके पड़ोस में रहने वाली महिला शबनम बीवी को मकान बनाने के लिए नगद 30,000 रुपए कर्ज के रूप में दिए थे। जब भी वह कर्ज के रुपए वापस मांगने लगी तो शबनम और उसके परिजन विवाद करने लगे। रीना खातून का आरोप है कि शबनम और उसके घर के अन्य सदस्यों ने ही बकरी को मारा है। घटना से पहले उनके घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। दुमका नगर थाना प्रभारी अमित लक्कड़ा ने बताया कि पड़ोस के कई लोगों पर बकरी को जहर देकर मार देने का आरोप लगाया गया है। मामले की आवश्यक जांच पड़ताल के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नाबालिगों से मोबाइल चोरी कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। ट्रेनिंग के बाद देते थे 15,000 सैलरी। रांची पुलिस ने हाल ही में एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से मोबाइल चोरी कराता था। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड शिवजी महातो को साहिबगंज जिला के बाबूपुर से गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी देव कुमार अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में पुलिस ने कई नाबालिगों को भी पकड़ा है, जिनका संबंध इस गिरोह से बताया जा रहा है। बता दें कि पुलिस छानबीन के दौरान रांची के मोरहाबादी क्षेत्र में एक नाबालिग को 3 चोरी किए हुए मोबाइल के साथ पकड़ा गया। इसके बाद पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को जो बताया, उसके आधार पर सुखदेव नगर इलाके में स्थित एक मकान में छापेमारी की गई। यहां से मास्टरमाइंड शिवजी महातो को गिरफ्तार किया गया। घटना के संबंध में पुलिस ने कहा कि शिवजी महातो के कमरे से 27 एंड्रॉयड मोबाइल और 2 कीपैड फोन बरामद किए गए हैं। बताया गया कि इन मोबाइलों को रांची के खादी सरस मेला जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से चुराया गया था। आरोपी ने पूछताछ में जानकारी दी कि नाबालिगों को हाट बाजार और मेला वाले इलाकों में मोबाइल चोरी करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संगठित ढंग से देते थे वारदात को अंजाम। यह गिरोह काफी संगठित तरीके से वारदात को अंजाम देता था। इसमें पहले नाबालिगों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी। इस दौरान उन्हें शहर के ऐसे व्यस्त इलाकों में मोबाइल चुराने के हुनर सिखाए जाते थे, जहां लोग अपने मोबाइल हाथ में पकड़े रहते हैं। वहीं प्रशिक्षण के बाद इन बच्चों को चोरी करने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर भेजा जाता था। यहां गिरोह के सरगना उन्हें फीडबैक देते थे, साथ ही
किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए चोरी किए गए मोबाइल को जल्दी से छुपा लिया जाता था। हर माह दी जाती थी 15,000 की सैलरी। इस मामले में गिरोह के सरगना शिवजी महातो ने बताया कि नाबालिगों को हर महीने 15,000 रुपये सैलरी दी जाती थी। यह उनकी मेहनत का प्रतिफल होती थी। हालांकि अब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा चुका है। इसके बाद नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। कोविड-19 जैसी एक और महामारी। सोशल मीडिया पर चीन के अस्पताल का वीडियो हो रहा वायरल। कोविड-19 के बाद एक और वायरस के फैलने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल चीन में एक बार फिर से अस्पतालों में अफरा तफरी और वायरस के फैलने की खबरें आ रही हैं। लेकिन यह स्थिति अभी अटकलों तक सीमित है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो यह संकेत दे रहे हैं कि ह्यूमन मेटाप्नेउमोवायरस HMPV और अन्य वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 ने अस्पतालों और कब्रिस्तानों को भर दिया है। हालांकि इस बारे में WHO और चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने अभी तक किसी नई महामारी के होने की पुष्टि नहीं की है और न ही किसी आपातकालीन अलर्ट की घोषणा की है। HMPV एक वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है, लेकिन यह गंभीर सांस के रोग जैसे न्यूमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस का कारण भी बन सकता है। यह वायरस कोविड-19 की तरह ही संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है और संक्रमित सतहों को छूने से भी इसका संक्रमण हो सकता है। हालांकि वायरल वीडियो और दावों से डर पैदा हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति को अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वर्तमान में WHO और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस संकट को नई महामारी के रूप में परिभाषित नहीं किया है। सरायकेला में बाघ का खौफ, बैल पर हमला कर चूस लिया खून। झारखंड के सरायकेला जिले में आम नागरिकों के बीच दहशत का माहौल है। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में बाघ आने की खबर के बाद लोगों के दरवाजे और खिड़कियां बंद होने लगी हैं। मजदूर काम छोड़ छोड़कर अपने घर की ओर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिले के चौका थाना अंतर्गत तुलग्राम और बालीडीह के बीच जंगल में मंगलवार को बाघ आने की खबर पूरे क्षेत्र में जोरों पर है। तुलग्राम और बालीडीह जंगल के कोचा में एक बैल भी मृत अवस्था में मिला है। बैल के गला, पैर और अन्य स्थानों में चोट के निशान है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल में एक बाघ पहुंचा है। बैलों को जंगल पहुंचाने वाले एक बच्चे ने उसे देखा भी है। बताया गया कि बाघ ने बैल के गले पर वार कर उसका खून चूस लिया। बताया जा रहा है कि बाघ को जिस युवक ने देखा है उसको बुखार आ गया है। वैसे वन विभाग के कई पदाधिकारी जंगल पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। जंगल में जानवर के पंजा के बड़े बड़े निशान भी मिलने की बात कही जा रही है। खबर फैलने के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों को सावधान रहने के लिए अलर्ट किया है। रेंजर शशि प्रकाश ने बताया कि अभी तक बाघ की गतिविधि के बारे में पता नहीं है। जगह जगह पर ट्रैकिंग कैमरे लगाए गए हैं। वन विभाग ने तुलाग्राम, खूंटी, मुरीबेड़ा समेत आसपास के गांवों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अपने वादे को ना भूलें, 3200 रुपए क्विंटल धान खरीदी करे हेमंत सरकार। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी में किसानों को इंसाफ देने की मांग की है। इसी को लेकर शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों के सुखाड़ के बाद राज्य में इस वर्ष धान की अच्छी फसल हुई है। किसानों को अपने मेहनत का अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद राज्य सरकार से थी। हेमंत सरकार में शामिल दलों ने चुनाव से पूर्व 1200 रुपए क्विंटल धान खरीद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन राज्य सरकार अपने वादे से उलट गई। आज राज्य में 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद और 100 रुपए बोनस के साथ 2400 रुपए प्रति क्विंटल से खरीद हो रही। राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी तक पूरी तरह जिलों में धान क्रय केंद्र ही नहीं खोले गए हैं। ऑफिसर शाही इतनी हावी है कि वित्त मंत्री अपने क्षेत्र से धान क्रय केंद्र का बिना उद्घाटन किए ही बेरंग वापस लौटने को मजबूर हैं। राज्य में जहां केंद्र खुले भी हैं, उसमें कई स्थानों पर ताले लटके मिल रहे हैं।
वहीं राज्य सरकार लक्ष्य का 15% धान भी अब तक नहीं खरीद सकी है। राज्य सरकार इसमें भी धान को गिला बताकर प्रति क्विंटल 10 से 15 किलो की कटौती कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण किसान दलाल और बिचौलियों के चंगुल में आने को मजबूर हैं। किसान अपनी मेहनत से उपजाई फसल को 1800-1900 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हैं। दूसरे राज्य के दलाल ट्रक लेकर गांव में घूम रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इधर बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दलाल बिचौलिए धान खरीद के लिए बाइक से गांव-गांव घूम रहे हैं। कहीं कहीं तो दलाल और सीधे ट्रक लेकर गांव तक पहुंच जा रहे हैं और किसानों से कम कीमत पर धान खरीद लिया जा रहा है। ये राज्य सरकार का दायित्व है किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसानों को मजबूती प्रदान करने का, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड के किसान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हैं। यहां केवल एक फसल धान ही है जिसे एमएसपी पर बेचकर किसान कुछ रुपए कमाते हैं। बाकी दलहन आदि का उत्पादन यहां बड़े पैमाने पर नहीं होता है। ऐसे में किसानों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार लगातार किसानों को निराश करने में लगी है। समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए कोर्ट ने दिया 4 सप्ताह का समय। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा दर्ज शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि जिस समन की अवहेलना का आरोप लगाया जा रहा है उसका उन्होंने जवाब दिया था और वह समन लैप्स हो गया था। इसके बाद नए समन पर वे ईडी के समक्ष उपस्थित हुए और समन का अनुपालन किया। हालांकि ईडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर बार बार समन जारी किया था। ईडी ने समन की अवहेलना के मामले में शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया था। सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वे 4 तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए। बाद में यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित हो गया। एमपी एमएलए कोर्ट में भी हेमंत सोरेन पिछली कई तिथियों पर पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज कर दी। ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसमें ईडी के वरिष्ठ अधिकारी देवव्रत झा ने बताया कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किए गए थे। इनमें से वे केवल 2 समन पर उपस्थित हुए थे। हेमंत सोरेन 20 जनवरी को 8वें समन और 31 जनवरी को 10वें समन में ईडी के समक्ष पेश हुए थे। ईडी ने इसे समन की अवहेलना मानते हुए शिकायत दर्ज कराई है। 545 आयुष चिकित्सकों को 5 महीने से नहीं मिला वेतन। जानिए क्या है मामला। झारखंड के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे 545 आयुष सीएचओ का वेतन पिछले 5 महीने से रोक दिया गया है। दरअसल साल 2000 से 545 आयुष सीएचओ का वेतन रोक दिया गया है। 21 में हेमंत सरकार के कार्यकाल में इन 545 लोगों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन बीते साल के अगस्त महीने से इनका वेतन आना बंद हो गया है। झारखंड आयुष मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ आनंद शाही ने बताया कि दरअसल उनके वेतन का 60% केंद्र के नेशनल आयुष मिशन से आता है और 40% राज्य सरकार से आता है। ऐसे में केंद्र से पैसा नहीं आने के कारण इनका वेतन रोक दिया गया है। दरअसल नेशनल आयुष मिशन जो पैसा राज्य को भेजता है, उसके खर्च के पूरे हिसाब का हार्ड कॉपी जमा कराना होता है, लेकिन झारखंड से यह यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र के पास नहीं भेजे जाने के कारण केंद्र ने पैसा रोक दिया है, जिस कारण आयुष सीएचओ का वेतन रोक दिया गया है। बीते महीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिया था कि सभी विभाग के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान 25 दिन सब्र कर करा दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी आयुष सीएचओ के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सीयूजे के सत्र 2023 से 25 के एमबीए के 2 छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। इनमें राज रंजन और अल्ताफ राजा शामिल हैं, जिन्हें 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष के पैकेज पर चुना गया है। बता दें कि इन दोनों का चयन सीटीसी पर अमूल जीसीएमएमएफ में टेरिटरी सेल्स प्रभारी के पद के लिए साक्षात्कार के लिए चुने गए 12 छात्रों में से किया गया है। यह साक्षात्कार 28 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था,
जानकारी हो कि इस साक्षात्कार का आयोजन पटना जोन की जोनल प्रभारी रेवती रमण, रांची के शाखा प्रबंधक विश्वजीत कुमार और अमूल GCMMF रांची के प्रभारी अधिकारी अविनाश शर्मा के द्वारा आयोजित किया गया था। दोनों छात्रों के सिलेक्शन पर कुलपति प्रोक्षिति भूषण दास ने उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में MBA छात्रों की प्लेसमेंट पहल के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के प्रयासों की भी सराहना की। इसकी जानकारी प्लेसमेंट ऑफिसर डॉ. नितेश भाटिया ने दी। खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 3 सक्रिय सदस्यों को जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बकसपुर जंगल से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सलियों में कुख्यात प्रशांत कुमार उर्फ डब्लू, कमलेश गोप उर्फ लंबू और रामदयाल सिंह उर्फ करमदयाल सिंह शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, PLFI के 14 पर्चे और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। DSP क्रिस्टोफर कैरकेट्टा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रशांत कुमार कामडारा थाना क्षेत्र के कुल्ली गांव का निवासी है, कमलेश गोप बकसपुर के किनुटोली से है और रामदयाल सिंह बड़का रेगरे गांव का रहने वाला है। प्रशांत हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन वह फिर से नक्सली गतिविधियों में संलिप्त हो गया। पुलिस को SP अमन कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना मिली थी कि PLFI के कुछ नक्सली किसी बद्धी घटना को अंजाम देने के इरादे से बकसपुर जंगल में इकट्ठा हुए हैं। सूचना के आधार पर DSP क्रिस्टोफर कैरकेट्टा के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसने छापेमारी कर तीनों नक्सलियों को धर दबोचा। इस अभियान में DSP के साथ पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, जरियागढ़ थाना प्रभारी राजू कुमार, रनिया थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल, कमडारा थाना प्रभारी शशि कुमार, SI नीरज कुमार और मनीष कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को गिरफ्तार किया और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। नेशनल स्कूल गेम्स का थीम सॉन्ग खेलेगा इंडिया जीतेगा। इंडिया हुआ लॉन्च, देश भर की टीमें पहुंच रही रांची। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता की मेजबानी को लेकर आज झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रेक्षागृह में राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान JPC के प्रशासनिक पदाधिकारी सच्चिदानंद दिमंदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग, झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्रनाथ दुबे उपस्थित थे। इस दौरान पत्रकारों को खेल आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने आयोजन की सफलता में पत्रकारों की भूमिका को अतुलनीय बताया। उन्होंने कहा कि दिनांक 5 जनवरी को शाम 4 बजे मोरहाबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन द्वारा खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मंत्री के अलावा विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह, खेल निदेशक संदीप कुमार समेत शिक्षा एवं खेल विभाग के अन्य पदाधिकारी और खेल संघों के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर टीमों का रांची आना शुरू हो गया है। आज और कल देश की 35 टीमें रांची आ रही हैं। उनके लिए आवासन और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था संभालने के लिए 17 समितियों को जिम्मेदारी दी गई है। इन समितियों के कार्यों को लगातार मॉनिटर किया जाएगा। थीम गीत हुआ लॉन्च। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने रांची में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का थीम सॉन्ग खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया को लॉन्च किया। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देशानुसार बने थीम सॉन्ग के बोल M मोदस्सर ने लिखा है। वहीं इस गीत को संगीतकार रोहन देव पाठक ने अपने सुरों से सजाया है। थीम सॉन्ग के विजुअल में अब तक राज्य में आयोजित हुए राज्य स्तरीय खेलों, झारखंड प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय स्कूली खेल के दृश्य दिखाई देंगे। आज जिन टीमों का आगमन हुआ उनमें तेलंगाना, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, CISC, राजस्थान, विद्या भारती, DAV, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, केरल, दादर एंड नगर हवेली, दमन, बिहार, पंजाब, ओडिशा की टीम शामिल है। रांची पहुंची देश की अन्य टीमों का परंपरागत स्वागत किया गया। लौटा पानी और झारखंड के ट्राइबल गमछे के साथ टीमों का अभिनंदन किया गया।
टीम में शामिल खिलाड़ियों को पुष्पमाला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। ससुराल में हो रही थी दामाद की खूब खातिरदारी। पुलिस पहुंची तो पता चला एक दामाद की ससुराल में जोरदार खातिरदारी हो रही थी। लंबे समय बाद पहुंचे इस मेहमान के स्वागत में परिवार के लोग जी जान से लगे थे, लेकिन अचानक पुलिस ने घर में दस्तक दी और पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने दामाद को गिरफ्तार कर लिया, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ गया। साइबर ठगी का पर्दाफाश। शुक्रवार को जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा। उनके पास से 16 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया गया। इनमें से एक आरोपी ताहिर अंसारी अपनी ससुराल में रहकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था। पुलिस की छापेमारी में उसका गुनाह उजागर हो गया। सूचना के आधार पर पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र के सिंदरजोड़ी और नावाड़ीह गांव में छापा मारा। ताहिर अंसारी, जो मसलिया थाना दुमका जिले का निवासी है, अपने ससुराल में साइबर ठगी चला रहा था। उसके साथ पकड़े गए दूसरे आरोपी मुजाहिद अंसारी ने भी इस अपराध में साथ दिया। फर्जी नंबर और ऐप के जरिए ठगी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये अपराधी नामी सर्च इंजन का इस्तेमाल करते थे। वे ई-कॉमर्स कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर बदलकर अपने फर्जी नंबर डालते थे, फिर ग्राहकों को गुमराह कर उनके मोबाइल में क्विक सपोर्ट या एनीडेस्क जैसे ऐप डाउनलोड करा लेते थे। इसके बाद 1 से 2 रुपए के ट्रांजैक्शन के बहाने बैंक की जानकारी चुराकर खाते खाली कर देते थे। प्रशिक्षु डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि ये अपराधी बेहद शातिर तरीके से लोगों को ठग रहे थे। ताहिर अंसारी, जो अपने ससुराल में छिपकर इस अपराध को अंजाम दे रहा था, पुलिस के शिकंजे में आ गया है। उसके साथी मुजाहिद अंसारी को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में सबूत जुटाए हैं और आगे की जांच जारी है। डीएसपी ने कहा कि साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा ताकि ऐसे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। झारखंड से क्यों नाराज हुए विदेशी मेहमान? इस साल 12 के बदले सिर्फ 4 प्रवासी प्रजाति पक्षी ही पहुंचे। सर्दियों की दस्तक के साथ ही भारत में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है। ये पक्षी न केवल गिरिडीह बल्कि झारखंड के विभिन्न जिलों के जलाशयों में भी नजर आते हैं। गिरिडीह के खंडोली क्षेत्र में हर साल ये पक्षी अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इन पक्षियों की उपस्थिति में कमी देखी गई है, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। पहले जहां 10 से 12 प्रजातियों के पक्षी खंडोली और आसपास के इलाकों में आते थे, वहीं अब उनकी संख्या में गिरावट आई है। ये पक्षी आमतौर पर 3 से 4 महीने यहां बिताते थे, ठंड के दौरान प्रजनन करते और फिर अपने नवजात बच्चों के साथ वापस लौट जाते थे। लेकिन इस साल गिरिडीह में मात्र 4 प्रजातियां ही पहुंच पाई हैं। प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या के पीछे विशेषज्ञों ने 2 मुख्य कारण बताए हैं: शिकार और प्राकृतिक असंतुलन। लोग बताते हैं कि इन पक्षियों का शिकार और पर्यावरणीय असंतुलन उनके आगमन को प्रभावित कर रहा है। पहले जहां 10 से 12 प्रजातियां नियमित रूप से आती थीं, अब केवल 4 प्रजातियां देखी जा रही हैं। इस बार पहुंचने वाली प्रजातियों में साइबेरियन डक, क्रैन, लिटिल ग्रेवी और ब्रह्माणी शामिल हैं। उनका मानना है कि यह समस्या गंभीर है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या न केवल पर्यावरणीय असंतुलन का संकेत देती है, बल्कि स्थानीय जैव विविधता के लिए भी खतरा है। ऐसे में इन पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को मिलकर इन पक्षियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण तैयार करने की दिशा में प्रयास करने होंगे। इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाकर और संरक्षण योजनाओं को लागू करके हम प्रवासी पक्षियों की वापसी सुनिश्चित कर सकते हैं।